जी, इंस्पायर आरएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे करंट अफेयर्स और आज है वो उसकी अगली क्लास है। आपके आगे जो पीपीटी में जो लगा रखे हैं वो माननीय मोदी जी हैं और जो हेडिंग है वो है कि भारत का डिजिटल पराक्रम, भविष्य की राह, आर्थिक विकास और समावेशी समाज। मतलब आज वाला जो टॉपिक है जो अपन ने सूजस में से लिया है उसमें डिजिटल इंडिया मिशन, सेमीकंडक्टर, इस प्रकार की कुछ टेक्नोलॉजी वाली बातें, डिजिटलाइजेशन के अंदर भारत क्या कर रहा है, डिजिटल क्रांति है वो किस प्रकार लाई जा सकती है, तो उन चीज़ों के बारे में वो अपन आज पढ़ेंगे। आरएस के सिलेबस में या एसआई के सिलेबस में टेक्नोलॉजी वाले सवाल है वो लगातार ज़्यादा आ रहे हैं और अपने आरएस में तो जो दूसरा पेपर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला, उसमें मेंस में भी है वो कई बार है वो टेक्नोलॉजी से सवाल पूछे जा सकते हैं। और टेक्नोलॉजी से हमेशा वही सवाल पूछे जाते हैं जो उस समय की तत्कालीन परिस्थितियों के हिसाब से क्या होते हैं, चर्चा में होते हैं। तो आज जो डिजिटल वाली बातें हैं अपन उनको थोड़ा सा देखते हैं। जो फैक्ट है आप उनको लिखना, बाकी वाली बातें जो अपन ने पीपीटी में लिख रखी है वो अपने केवल समझने के लिए है। तो ये मोदी जी है, आगे देखते हैं क्या लिख रखा है। सबसे पहले लिख रखा है कि एक बार थोड़ा सा पढ़ते हैं क्या लिख रखा है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें से कौन कौन सी चीजें अपने काम की है। 10 साल पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में एक ऐसी यात्रा शुरू करने का सपना देखा था जिसके बारे में हमने पहले कभी सोचा नहीं गया था। मतलब ये जो लिख रखा है कि 10 साल पहले मोदी जी ने एक ऐसा सपना देखा था डिजिटल क्रांति के रूप में कि हम अगले 10 साल में ये करेंगे। ये बात क्यों लिख रखी है, क्योंकि 2015 में डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत है वो मोदी जी द्वारा की गई थी। तो 2015 से 2025 तक है वो 10 साल हो गए। तो 2015 में जब उस मिशन की शुरुआत की थी तो मोदी जी ने कुछ ऐसे सोचा था कि भाई अगले 10 साल में भारत में डिजिटलाइजेशन के रूप में अपन है वो ये चीज करेंगे। तो उसी के बारे में ये बात है वो लिख रखी है। आगे लिख रखा है जहां दशकों तक यह धारणा बनी रही कि तकनीकी के इस्तेमाल से अमीर और गरीब के बीच की खाई और गहरी होगी और क्या देश के लोग तकनीकी का इस्तेमाल कर पाएंगे भी या नहीं, मोदी जी द्वारा शुरू किए गए डिजिटल इंडिया अभियान ने इस सोच को बदलते हुए तकनीकी के जरिए उस खाई को पाटने का काम किया है। मतलब एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं आपको बताऊं तो मान लो कि जब पहले फोन पे नहीं था तो लोगों को जेब में पैसे रख करके चलना पड़ता था। और शुरुआत में जब फोन पे गूगल पे लाए गए तो सरकार में जो बैठे हुए जो बड़े लोग थे उनके मन में ये दुविधा थी कि क्या भारत के जो लोग हैं वो डिजिटल या ऑनलाइन माध्यम से पेमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन वर्तमान में आपने देखा होगा कि फोन पे गूगल पे आने के कुछ ही सालों के अंतर्गत लोग है वो जेब में पैसे लेकर के निकलते ही नहीं है। सारा जो काम है वो किससे हो रहा है, फोन पे के माध्यम से हो रहा है, गूगल पे के माध्यम से हो रहा है। तो वही बातें डिजिटल वाली लिख रखी है। ये चीजें अपन ने केवल पढ़ने के लिए लिखी है, समझने के लिए लिखी है, बाकी इसमें अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कुछ भी काम का ज्यादा नहीं है। अगला देखना, एक दूरदर्शी मिशन की शुरुआत, ये हेडिंग है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को हुई थी। तो ये फैक्ट अपने बहुत ज्यादा काम का है, आपसे किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि डिजिटल इंडिया जो मिशन है उसकी शुरुआत है वो कौन सी तिथि को की गई। तो उसकी है वो शुरुआत जो की गई थी वो कब की गई थी, 1 जुलाई 2015 को। तो ये डेट आप जरूर याद रखना। अगला लिखा हुआ है, अगला वापस देखते हैं। अगला क्या लिखा हुआ है, इसका उद्देश्य भारत को न केवल एक डिजिटल रूप से सशक्त समाज बनाना बल्कि एक आर्थिक महाशक्ति बनाना भी है। यह मिशन 3 मुख्य स्तंभों पर आधारित है। सभी के लिए लोकतांत्रिक पहुंच को आसान बनाना, एक समावेशी डिजिटल बुनियादी ढांचा तैयार करना और प्रत्येक नागरिक को समान अवसर प्रदान करना। इस पीपीटी से अपने कौन कौन से काम की बात है, सबसे पहले तो कि डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत है वो कब की गई, तो वो की गई 1 जुलाई 2015 को। और इसके 3 मुख्य स्तंभ है, इन स्तंभों के बारे में आप जरूर ध्यान रखना। पहला स्तंभ क्या है कि सभी के लिए लोकतांत्रिक पहुंच को आसान बनाना, मतलब जो लोकतांत्रिक जो पहुंच है, डेमोक्रेसी वाली जो पहुंच है, उसको सभी के लिए क्या बनाना है, आसान बनाना है। अगला लिख रखा है कि एक समावेशी डिजिटल बुनियादी ढांचा तैयार करना, समावेशी डिजिटल बुनियादी क्या तैयार करना, ढांचा तैयार करना। और अगला लिख रखा है प्रत्येक नागरिक को समान अवसर प्रदान करना, प्रत्येक नागरिक को है वो इक्वल रूप से है वो क्या हो, समान अवसर प्रदान हो। 3 इसके स्तंभ है। और इस मिशन की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1 जुलाई 2015 को। अब अपन आगे देखते आगे लिखा हुआ है भारत सेमीकंडक्टर मिशन का पराक्रम विक्रम, मतलब एक चिप लॉन्च की गई है जो इसके बारे में है वो आगे लिख रखा है। चिप का मतलब एक तरह से आप मेमोरी के समान समझ सकते हो। और उसका जो नाम रखा गया है वो क्या नाम रखा गया है, विक्रम। क्या नाम है उसका, विक्रम। भारत सेमीकंडक्टर मिशन पराक्रम है और उसका नाम है विक्रम। देखते हैं इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2 सितंबर 2025 को सेमिकॉन इंडिया 2025 इवेंट में देश की पहली पूरी तरह से स्वदेशी
32 बीट माइक्रो प्रोसेसर चिप विक्रम को लॉन्च किया। तो एक तो उस चिप का नाम क्या है ये ध्यान रखना है, उस चिप का नाम क्या है, विक्रम। हाँ, और उसकी कैपेसिटी कितनी है तो उसके बारे में लिख रखा है वो 32 बीट की। आपने कंप्यूटर वाली टेक्नोलॉजी में बीट बाइट ऐसी कुछ चीजें पढ़ी होगी, मेगा टेरा, तो वो उसमें जो ये जो स्वदेशी मतलब पूरी तरह से जो इंडिया में जो बनाई गई है कितने बीट की है, वो 32 बीट की। इस 32 बीट को ध्यान रखना है। उस माइक्रो प्रोसेसर चिप का नाम क्या है, उस चिप का नाम जो है वो है विक्रम को लॉन्च किया। और लॉन्च कहां पर किया है, सेमिकॉन इंडिया 2025 का जो इवेंट था, इवेंट का मतलब होता है प्रोग्राम जो था सेमिकॉन इंडिया 2025 वाला, उस इवेंट में 32 बीट वाली माइक्रो प्रोसेसर स्वदेशी चिप को है वो लॉन्च किया गया है। और उस चिप का जो नाम है वो क्या है, विक्रम। अब अपन आगे देखते हैं। ये 16 बीट विक्रम 1601 का उन्नत संस्करण है। मतलब जो पहले वाली जो एक चिप थी उसका बढ़िया वाला अगर कोई वर्जन है तो कौन सा है, विक्रम चिप वाला है। अगला लिख रखा है, जिसे अंतरिक्ष अभियानों के दौरान अत्यधिक तापमान और कंपन जैसी कठोर परिस्थितियों का सामना करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मतलब इसरो की सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला द्वारा डिजाइन किया गया है। मतलब ये कह रहा है कि जो ये चिप है विक्रम चिप, इसका मेन काम क्या है, तो लिख रखा है कि भाई देखो कि जिसे अंतरिक्ष अभियानों के दौरान, जब अंतरिक्ष में है वो वैज्ञानिक जाते हैं तो अंतरिक्ष अभियानों के दौरान अत्यधिक तापमान और कंपन जैसी कठोर परिस्थितियों का सामना करने के लिए है वो इसरो द्वारा बनाया गया है। कई बार ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई ये जो विक्रम जो चिप है इसका निर्माण किसने किया है, तो इसका निर्माण इसरो के अंतर्गत एक शाखा है और उस शाखा का नाम है सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला द्वारा इसे क्या किया गया है, डिजाइन किया गया है। इसरो और इसरो की एक शाखा है जिसका नाम है सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला। अगला लिख रखा है, प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान कहा कि पहले तेल को ब्लैक गोल्ड कहा जाता था लेकिन अब चिप्स डिजिटल डायमंड है। चिप्स जो होती है पहले कहा जाता है कि भाई तेल जो होता है तेल को क्या कहा जाता था, ब्लैक गोल्ड, कि भाई काला सोना है। लेकिन वर्तमान में जो ये चिप आ रही है, चिप को है वो उन्होंने क्या कहा, डिजिटल डायमंड है। और आगे वाली बातें तो अपन ने समझने के लिए लिखी है, लेकिन इस पीपीटी में से 2-3 बातें ज्यादा काम की है। सबसे पहले तो चिप का नाम क्या है, तो साहब के चिप का नाम है विक्रम। चिप को डिजाइन किसने किया है, इसरो के अंतर्गत एक सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला है, उसने इस माइक्रो प्रोसेसर वाली जो चिप है उसको क्या किया है, डिजाइन किया है। इसकी कैपेसिटी कितनी है, तो 32 बीट है वो इसकी क्या है, कैपेसिटी है। इस चिप का मेन काम क्या है कि भाई जो भी वैज्ञानिक अंतरिक्ष में जाते हैं उनके दौरान वहां पर अत्यधिक तापमान है और कंपन जैसी कठोर परिस्थितियों के दौरान वो क्या कर सके, उनका सामना कर सके। तो ये बात है। और मोदी जी ने इस माइक्रो प्रोसेसर वाली जो चिप है उसको क्या कहा है, तो उन्होंने कहा डिजिटल डायमंड है। क्या है, डिजिटल डायमंड है। तो ये इतनी बातें आप याद रखना। इससे पहले डिजिटल इंडिया मिशन की जो शुरुआत हुई थी 1 जुलाई 2015, वो आप ध्यान रखना। और वो जो 3 स्तंभ थे डिजिटल इंडिया मिशन के, उनको आप थोड़ा सा ध्यान रखना। आगे देखते क्या लिखा हुआ है। वापस वही बात है पीछे वाली कि उन्होंने विक्रम को भारत के सेमीकंडक्टर मिशन की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर की संज्ञा दी है। यह मिशन भारत के डिजिटल परिवर्तन की कुंजी है क्योंकि सेमीकंडक्टर सभी आधुनिक डिजिटल तकनीकों को शक्ति प्रदान करते हैं। स्थानीय चिप निर्माण को बढ़ावा देकर यह एक आत्मनिर्भर, तेज और अधिक सुरक्षित डिजिटल अर्थव्यवस्था की नींव रखता है। अब देखना आगे वाली चीजों में क्या लिख रखा है। भारत सेमीकंडक्टर मिशन सरकार द्वारा अनुमोदित एक रणनीतिक पहल है जिसका कुल परिव्यय 76,000 करोड़ है ताकि देश में एक मजबूत सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण किया जा सके। सेमीकंडक्टर का मतलब ये मान लो कि ये चिप वगैरह बनाने का जो बिजनेस होता है इसे सेमीकंडक्टर बिजनेस है वो कहा जा सकता है। और इसके लिए कितने रुपए लगाए जा रहे हैं, तो ये रुपए वाली जो आप है वो थोड़ी सी बात ध्यान रखना। 76,000 करोड़, कितने रुपए, 76,000 करोड़। इन 76,000 करोड़ रुपए वाली बात थोड़ी ध्यान रखना, कभी एग्जाम में स्टेटमेंट में ये बात आ जाए तो आपके गलत नहीं हो। कितने, 76,000 करोड़ रुपए हैं वो इस परियोजना पर क्या है, लगाए जा रहे हैं ताकि देश में एक मजबूत सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र का है वो क्या किया जा सके, निर्माण किया जा सके। आगे देखते, आगे वापस लिखा हुआ है कि डिजिटल इंडिया संग डिजिटल राजस्थान। अब डिजिटल इंडिया जो है उसके साथ डिजिटल राजस्थान में है वो और क्या क्या किया जा सकता है, उसको लेकर के सूजस में एक प्रिंट दिया हुआ था तो वो मैं यहाँ लेकर के आया हूँ, आप उसको देखना। सबसे पहले अपने माननीय भजनलाल जी जो मुख्यमंत्री साहब है उन्होंने लिखा है, आज मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान डिजिटल इंडिया अभियान में अग्रणी बनकर है वो उभर रहा है। मतलब ये बात लिखी हुई है कि अपने जो चीफ मिनिस्टर साहब है, माननीय मुख्यमंत्री साहब है, उनकी अध्यक्षता में राजस्थान है वो डिजिटलाइजेशन में लगातार क्या कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, राज्य ने भारत का सबसे बड़ा सरकारी स्वामित्व वाला टियर 4 डेटा सेंटर आरएसडीसी है वो लॉन्च किया है। मतलब भारत का सबसे बड़ा सरकारी स्वामित्व वाला कोई आरएसडीसी अगर लॉन्च किया है टियर 4 वाला, तो वो किसने लॉन्च किया है, राजस्थान ने लॉन्च किया है। आगे लिख रखा है, अब तक 5100 से ज्यादा ग्राम पंचायतों में 26,000 से ज्यादा फाइबर टू द होम कनेक्शन है वो चालू किए जा चुके हैं। राजस्थान वाईफाई परियोजना के तहत 13,771
मुफ्त वाईफाई हॉटस्पॉट है वो स्थापित किए गए हैं। मतलब ये बातें आपने गांव में है वो ग्राम पंचायत में है, पंचायत समिति में है, जिला परिषदों में कई प्रकार के वाईफाई लगाए जा रहे हैं, हॉटस्पॉट लगाए जा रहे हैं, लोगों को कनेक्टिविटी दी जा रही है, ब्रॉडबैंड वाली सुविधा दी जा रही है। ऐसा आपने कई प्रकार की चीजें अपने आसपास देखी होगी। तो वो जो सारा हो रहा है वो किस लिए हो रहा है? डिजिटल क्रांति को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने के लिए। तो कुछ आंकड़े लिख रखे हैं कि भाई क्या क्या किया जा चुका है। आगे देखते हैं, 85,000 से ज्यादा ई मित्र कियोस्क 600 से ज्यादा सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। आई स्टार्ट कार्यक्रम अब तक 6555 से ज्यादा स्टार्टअप को सहयोग प्रदान करते हुए 40,865 से अधिक रोजगार सृजित करता है और 1,007 करोड़ से ज्यादा का निवेश आकर्षित करता है। राजस्थान में अभी तक ग्रामीण आई स्टार्ट और स्कूल स्टार्टअप के माध्यम से 1,12,659 छात्रों को जोड़ा जा चुका है। राइजिंग राजस्थान ने 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू के साथ निवेश को बढ़ावा दिया है, जो सभी एक डिजिटल सिंगल विंडो निवेश निस्तारण प्रकोष्ठ पोर्टल के माध्यम से सुव्यवस्थित है। मतलब डिजिटल इंडिया वाली बातें लिख रखी है कि भाई राजस्थान उसके संदर्भ में क्या क्या कर रहा है। आप इन चीजों को एक दो बार पढ़ लेना, लेकिन ज्यादा नोट्स वगैरह इनके इस पीपीटी के नोट्स नहीं बनाने हैं। इतने डाटा डेप्थ में जाकर के एग्जाम में नहीं पूछे जाते, लेकिन ये है कि अगर मोटा मोटा कुछ देख रखा हो तो कभी ना कभी काम ही आता है। अगला लिख रखा है स्वदेशी 4G नेटवर्क का उद्घाटन। अब सीधी सी बात है कि स्वदेशी 4G नेटवर्क की बात कर रहा है तो किसकी बात कर रहा होगा? बीएसएनएल की बात कर रहा होगा। तो बीएसएनएल के बारे में वो क्या लिख रखा है? बीएसएनएल के 25 साल पूरे होने पर यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत में बीएसएनएल के 92,633 4G टावरों का है वो उद्घाटन किया है। इसमें से 5,655 टावर राजस्थान में स्थापित किए गए हैं। यह गर्व की बात है कि बीएसएनएल का पूरा 4G स्टैक स्वदेशी है, जिसे हमारे देश के संस्थानों और कंपनियों ने है वो क्या किया है? विकसित किया है। आज भारत दुनिया के उन 5 देशों में शामिल हो गए हैं जिन्होंने पूरी तरह से स्वदेशी 4G तकनीक है वो विकसित कर ली है। भारत है वो उन 5 देशों में शामिल हो गए हैं जिन्होंने खुद का है वो 4G क्या किया है? लॉन्च किया है। अब देखो बाकी वाली जो कंपनी है वो 5G 6G तक लेकर के जा रही है, लेकिन बीएसएनएल जो पूरी तरह से स्वदेशी है, पूरी तरह से इंडिया का है, वो अभी कहाँ शिफ्ट हो गई है? 4G। और जो भारत है वो ऐसा करने वाले जो टॉप के जो 5 कंट्री है उनमें क्या हो गया है? शामिल हो गया है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। आगे देखो एक बहुत काम की चीज लिखी हुई है कि भारत अब दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल उत्पादक देश है। कभी एग्जाम में पूछा जाए कि सबसे ज्यादा जो मोबाइल उत्पादन जो किए जा रहे हैं उसमें भारत का कौन सा स्थान है, तो कौन सा स्थान है? दूसरे नंबर का। भारत अब दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल उत्पादक देश है वो बन गया है। ये चीज अपने ज्यादा काम किया, तो इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखना। आगे लिख रखा है डिजिटल भुगतान में क्रांति, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इस यूपीआई की फुल फॉर्म जरूर ध्यान रखना, ये कई एग्जामों में पूछी गई है। एक बार मैंने आपको पहले ही बताया था। तो यूपीआई की फुल फॉर्म इसके आप नोट्स में जरूर लिखना। क्या लिखा हुआ है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अब यूपीआई के बारे में क्या लिखा हुआ है देखते देखें। यूपीआई ने देश में डिजिटल लेन देन को अभूतपूर्व गति दी है। जहां 2016 में अपनी शुरुआत के समय प्रति माह 3 करोड़ से भी कम का लेन देन होता था। तो यूपीआई की फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और इस यूपीआई की जो शुरुआत है वो कब हुई थी? 2016 में। मैंने आपको जब क्लास स्टार्ट की तभी मैंने आपको बताया था कि शुरुआत में जब फोन पे गूगल पे लाए गए तो सरकार के जो बड़े चिंतक है, बड़े विचारक है, बड़े राजनीतिज्ञ हैं, उनका ऐसे मानना था कि भाई क्या लोग इतना जल्दी इस डिजिटल वाली चीजों की तरफ शिफ्ट हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। वही बात है वो यहाँ लिख रखी है कि जहाँ 2016 में अपनी शुरुआत के समय प्रति माह 3 करोड़ से भी कम का लेन देन होता था, वही अब ये लगभग 25 लाख करोड़ तक है वो पहुंच गया है। शुरुआत में 3 करोड़ भी नहीं होता था और अब कहाँ तक पहुंच गए हैं? 25 लाख करोड़ तक। वैश्विक स्तर पर रियल टाइम डिजिटल भुगतान में भारत की आज लगभग 50% है वो क्या है? हिस्सेदारी है। अगला लिख रखा है अब यूपीआई संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस और मॉरिशियस समेत 7 देशों में भी है वो क्या है? उपलब्ध है। फ्रांस में इसका प्रवेश एक मील का पत्थर साबित हो रहा है, क्योंकि यह यूरोप में यूपीआई का पहला कदम है। आप तो भारत वाली चीजें याद रख लेना। 2016 में लाया यूपीआई की फुल फॉर्म। शुरुआत में है वो इतना लेन देन होता था और अभी है वो वर्तमान में इतना लेन देन हो रहा है। अगला लिख रखा है यूपीआई का बढ़ता इस्तेमाल इस बात का एक मजबूत संकेत है कि भारत तेजी से एक कैशलेस डिजिटल इंडिया इकोनॉमी की ओर बढ़ रहा है। कैशलेस का मतलब लोग जेब में पैसे लेकर के नहीं घूमते हैं, कुछ भी काम है तो ऑनलाइन के माध्यम से ही सारा ट्रांजेक्शन किया जाता है। यूपीआई की फुल फॉर्म आप जरूर ध्यान रखना। अगला लिख रखा है हर गांव तक डिजिटल सेवाएं। अब देखते हैं हर गांव तक डिजिटल सेवाएं हैं वो किस प्रकार
पहुंची है। मैंने आपको बताई, ग्राम पंचायत में आपने देखा होगा कि वाईफाई की सुविधा मिल रही है, ब्रॉडबैंड है। पंचायत समिति में देखा होगा आपने, कोई भी सरकारी भवन है वहाँ ऐसी चीजें देखी होगी। आजकल तो जो बड़े बड़े प्रशासनिक पदाधिकारी है, सरपंच साहब है, अभी जैसे बीच में मोदी जी ने है वो सभी सरपंचों की मीटिंग ली थी, तो वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ली थी। गाँव में जहाँ सरपंच कार्यालय बने हुए होते हैं वहाँ बड़ी बड़ी टीवियाँ लगी रखी होती है। तो वो सारी चीजें क्या है, डिजिटल इंडिया मिशन को ही बढ़ावा दे रही है। देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। देश भर में 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों, प्रति परिवार एक व्यक्ति में एक डिजिटल साक्षरता सुनिश्चित करने प्रदान करने के लिए 2017 में प्रधानमंत्री ने ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान है वो शुरू किया था। तो ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान जो शुरू किया गया वो कब किया गया, 2017 में। डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत कब की गई, 1 जुलाई 2015 को। यूपीआई वाले की शुरुआत कब की गई, 2016 में। और ये जो चीज है ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के भाई हर घर से एक व्यक्ति को डिजिटल रूप में क्या करना है, सशक्त करना है। और इसकी जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी 2017 में। इस पहल का उद्देश्य कम से कम 6 करोड़ व्यक्तियों को ग्राम पंचायत स्तर पर मौजूद कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से डिजिटल रूप में क्या करना है, साक्षर करना है या साक्षर बनाना है। तो इस डिजिटल साक्षरता अभियान जो है इसकी शुरुआत कब हुई, 2017 में। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना। और गांव में परिवार में जितने लोग हैं उसमें से कम एक व्यक्ति को है वो डिजिटल रूप से क्या बनाना है, सशक्त बनाना है। आगे लिखा हुआ ई गवर्नेंस सुशासन की कुंजी, कि ई गवर्नेंस जो है वो क्या है, सुशासन की कुंजी है। देखते देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें। डिजिटल प्लेटफॉर्मों के माध्यम से सेवाएं अधिक सुलभ, पारदर्शी और प्रभावी हुई है। कर्मयोगी भारत फ्रेमवर्क ने अब तक 3562 से अधिक पाठ्यक्रम के जरिए 1.3 करोड़ से अधिक सिविल अधिकारियों को कभी भी कहीं भी सीखने की व समयानुरूप अपनी योग्यता बढ़ाने की सुविधा प्रदान की है। डिजी लॉकर ने 58.8 करोड़ उपयोगकर्ता के भौतिक दस्तावेजों को डिजिटली संरक्षित करते हुए सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं के बीच में ई दस्तावेजों के आदान प्रदान को आसान बनाया है। वही उमंग, इस उमंग की फुल फॉर्म आप जरूर ध्यान रखना क्या लिखा हुआ है, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। सभी भारतीय नागरिकों को केंद्र से लेकर स्थानीय सरकारी निकायों तक अखिल भारतीय ई सरकारी सेवाओं तक पहुंच बनाने के लिए एक एकल मंच प्रदान करता है। देखो, एक तो नाम आया है कर्मयोगी भारत। अब कर्मयोगी भारत में देखो क्या लिखा हुआ है, कर्मयोगी भारत फ्रेमवर्क ने अब तक 3562 से अधिक पाठ्यक्रम के जरिए 1.3 करोड़ से अधिक सिविल अधिकारियों को कभी भी कहीं भी सीखने की समयानुरूप अपनी योग्यता बढ़ाने की सुविधा प्रदान की। मतलब ये कर्मयोगी वाला जो सिस्टम है इसमें जो भी प्रशासनिक पदाधिकारी जो लगे हुए हैं वो ऑनलाइन माध्यम से कुछ चीजों को सीखना चाहे तो आसानी से कहीं भी है वो सीख सकते हैं। ये जो बात है वो किसमें है, कर्मयोगी में। तो ये ध्यान रखना। और दूसरा उमंग, एक तो उमंग की फुल फॉर्म ध्यान रखनी है क्या लिखा हुआ है, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। अब इस उमंग में होता क्या है, सभी भारतीय नागरिकों को केंद्र से लेकर स्थानीय सरकारी निकायों तक अखिल भारतीय ई सरकारी सेवाओं तक पहुंचने के लिए एक एकल मंच प्रदान करता है। कि केंद्र सरकार से लगा करके चाहे गांवों में ग्राम पंचायत लेवल तक के कोई भी सरकारी अगर योजना है उस तक अगर पहुंचना है तो उस उमंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से है वो पहुंचा जा सकता है। आगे लिख रखा है कि अब तक लगभग 9 करोड़ उपयोगकर्ता इससे जुड़कर 2360 से अधिक केंद्र तथा राज्य सरकारी की सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं। ये सभी पहल डिजिटल इंडिया के माध्यम से भारत में पारदर्शी और कुशल शासन को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। तो इस पीपीटी में से दो चीजें ज्यादा काम की है, एक तो ये कर्मयोगी भारत फ्रेमवर्क इसका ध्यान रखना और एक इस उमंग का ध्यान रखना। ठीक है, आगे लिखा हुआ है रोजगार, नवाचार और स्टार्टअप का उदय। देश में 2014 में केवल 500 स्टार्टअप व 4 यूनिकॉर्न थे। 500 तो थे स्टार्टअप और यूनिकॉर्न कितने थे, केवल 4 यूनिकॉर्न थे जब मोदी जी की सरकार आई थी। लेकिन आज 1.92 लाख स्टार्टअप और $350 बिलियन से अधिक की वैल्यू वाले 120 से अधिक यूनिकॉर्न के साथ भारत ने खुद को दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम के रूप में मजबूती से स्थापित किया है। एक दशक पहले इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 91 थी, आज हम है वो 38वें पायदान पर है वो पहुंच गए हैं। इस पीपीटी में से एक तो ये ध्यान रखना है, स्टार्टअप का मतलब होता है कि लोग खुद का कुछ करें। हालांकि आप जब आगे इकोनॉमिक्स आपने पढ़ोगे या पढ़ ली होगी, मैनेजमेंट वाले कुछ पोर्शन पढ़ोगे तो उसमें यूनिकॉर्न की परिभाषा, स्टार्टअप की परिभाषा, एंजल इन्वेस्टर, ऐसी कई चीजें या ऐसी कई टर्म आपको है वो वहां पर पता चलेगी। लेकिन एक बार ये रैंकिंग दे रखी है तो आप इसका ध्यान रखना कि एक दशक पहले इनोवेशन इंडेक्स, इनोवेशन करके एक इंडेक्स निकाला जाता है, उसमें शुरुआती दौर में जो भारत की रैंकिंग जो थी वो थी 91 नंबर की और वर्तमान में जो है वो अब कौन सी रैंकिंग है, 38वीं है। मतलब 91 से अपन शिफ्ट होकर के किस पे आए हैं, 38वें पे आए हैं। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना, इस पीपीटी में ये रैंकिंग ध्यान रख लेना। आगे लिखा हुआ एआई क्रांति, विकसित भारत का भविष्य। एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली जो क्रांति है वो विकसित भारत का क्या है, भविष्य है।
वर्ष 2024 में शुरू हुए एआई मिशन के बदौलत भारत आज एआई कौशल पेट में विश्व में पहले स्थान पर होने के साथ ही सबसे किफायती कंप्यूटिंग गंतव्य भी बन गया है। यह मिशन एक व्यापक और समावेशी एआई पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण हेतु ऐतिहासिक पहल है, जो कंप्यूटर क्षमता, नवाचार केंद्र, डेटासेट प्लेटफॉर्म और अनुप्रयोग विकास पहल, भविष्य कौशल, स्टार्टअप, वित्त पोषण और सुरक्षित एवं विश्वसनीय एआई जैसे 7 रणनीतिक स्तंभों पर केंद्रित है। कि भाई एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और उस जो मिशन की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 2024 में। एक तो ये ध्यान रखना है। और ये एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला जो सिस्टम है, इसके कुछ 7 स्तंभ है, उसके बारे में लिख रखा है कि सबसे पहले कंप्यूटर की क्षमता है, नवाचार है, केंद्र है, डेटा सेट है, प्लेटफॉर्म है, अनुप्रयोग विकास पहल है, भविष्य कौशल है और स्टार्टअप वित्त पोषण है, और सुरक्षित व विश्वसनीय एआई जैसे 7 रणनीतिक स्तंभों पर एक क्या है वो आधारित है। एआई का मतलब होता है कि भाई जो काम है वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से करवाना, बौद्धिक नवाचार से करवाना। तो वो कुछ बातें हैं, लेकिन इस मिशन की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? 2024 में। तो एक आप थोड़ा सा ये ध्यान रख लेना। हाँ, अब तक जो बात हो गई वो बात हो गई अपने टेक्नोलॉजी पर। डिजिटल इंडिया मिशन को है वो किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है। 5-7 फैक्ट है वो परी के हिसाब से ज़्यादा काम के हैं। डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत कब हुई वो ध्यान रखना। उससे आगे अपन ने पढ़ा कि वो चिप आई है विक्रम के नाम से, 32 बीट की है, 16 से शिफ्ट होकर के 32 वाले शिफ्ट पर आए हैं, वो ध्यान रखना। जो 7 स्तंभ थे एआई के वो ध्यान रखना। यूपीआई की फुल फॉर्म ध्यान रखना। यूपीआई की शुरुआत कब हुई वो ध्यान रखना। ग्रामीण डिजिटल मिशन की जो शुरुआत हुई, जिसमें पर घर से, प्रत्येक घर से एक व्यक्ति को है वो डिजिटल क्रांति के रूप में सशक्त बनाना, वो बात थोड़ी सी ध्यान रखना। बड़ी बड़ी बातें ध्यान रखने वाली होती है, बाकी चीजें तो सीधी सी बात है कि अगर सरकार ने जो जो किया वो बताना होता है तो सरकार तो डिजिटल या बहुत बड़े प्रारूप में उन चीजों को बताती है। तो वो बड़े बड़े फैक्ट आप अपने नोट्स में लिख लेना। अब अगला जो पीपीटी में लिख रखा है वो लिख रखा है वोकल फॉर लोकल के तहत पाले की पहचान, कुल्हड़ बनेगा ब्रांड। ये आपने कुल्हड़ का फोटो है वो देख ही लिया होगा, जिसमें अपन चाय पीते हैं। तो वोकल फॉर लोकल मोदी जी शुरुआती दौर से कह ही रहे हैं कि भाई जो भी चीजें हैं वो आप अपने आसपास में जहां बन रही है, छोटी छोटी शॉप है, वहां से आप खरीदो। तो सरकार ने वर्तमान में क्या किया कि जो ये चाय का कुल्हड़ है जो कि पाली में बनता है, मतलब बनता तो सभी जगह है, लेकिन पाली वाले को जो अपने रेल मंत्री है वहां गए और देखा कि ये पाली वाला कुल्हड़ है वो बहुत बढ़िया है। तो कहा कि भाई ट्रेनों में जो चाय दी जाती है वो प्लास्टिक के जो कप होते हैं उनकी बजाय इस कुल्हड़ में दी जानी चाहिए। तो उसी को लेकर के कुछ बातें लिख रखी है, तो थोड़ा सा देख लेना। वोकल फॉर लोकल के तहत पाली की पहचान, कुल्हड़ बनेगा ब्रांड। देखो क्या लिखा हुआ है, पाली से देश भर तक कुल्हड़ की खुशबू। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में पाली जिले का दौरा किया और खेतावास औद्योगिक क्षेत्र में मिट्टी से बने कुल्हड़ उद्योग का है वो क्या किया, निरीक्षण किया। पाली में कौन सी जगह है, खेतावास गए अपने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और कहा कि भाई वहां के कुल्हड़ है वो क्या है, बढ़िया है। अब देखो राजस्थान की बड़ी उपलब्धि क्या है, रेलवे में चाय परोसने के लिए पाली के कुल्हड़ को चुना जाना राजस्थान के लिए क्या है, गौरवपूर्ण क्षण है। तो आपसे किसी एग्जाम में पूछा जाए कि भाई जो अपने केंद्रीय रेल मंत्री है अश्विनी वैष्णव साहब वो पाली में आए थे, या पाली का वो गांव पूछ ले तो कौन से गांव आए थे, खेतावास। और खेतावास आकर के उन्होंने कहा कि भाई अब ये जो पाली जिले में जो कुल्हड़ बन रहे हैं, इससे ही जितनी भी ट्रेनें हैं उनमें जो चाय दी जाती है वो प्लास्टिक के कपों में ना दे करके कौन से कपों में देंगे, कुल्हड़ वाले, इन पाली से जो निर्मित हो रहे कुल्हड़ वाले कप, इनमें वो अपन क्या देंगे, चाय देंगे। तो ये पाली वाली थोड़ी सी बात ध्यान रख लेना। और वो जो डिजिटल वाली जो बातें अपन ने की उसमें 5-7 फैक्ट जो अपने काम के थे वो ध्यान रख लेना। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।